हेलो एंड फ़खैर रागले टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है यूएस और इंडिया के बीच में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी रिसेंटली जब हमने कनाडा और इंडिया के बीच में एक इश्यू के ऊपर एक ऐसा मतलब जिसे कहते हैं एक मसला क्रिएट हुआ, एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बात की। उसके बाद एक और ख़बर आई जी यूएस से, उस हवाले से भी बात रही इंडिया के और यूएस के दरमियान। लेकिन ये हो एक्चुअली क्या रहा है? खालिस्तान के कुछ लोग कनाडा में और अमेरिका में रहते हैं, लेकिन उनके हवाले से ये खबरें थी कि जी एक का को कत्ल करने की कोशिश की गई और एक ऑलरेडी हुए, लेकिन कुछ सबूत नहीं दे सके। इंडिया डिमांड कर रहा है कि आप हमें सबूत दें, उसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करें और जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे हम उनको पकड़ेंगे। क्या इससे उनके बीच में जो ताल्लुकात है, उस पे कोई असर पड़ सकता है या पड़ रहा है या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे। और इसके साथ-साथ जो एक और खबर ये है कि जो पावर है यानी वेस्ट से वो शिफ्ट हो रही है ईस्ट की तरफ। यहाँ पे इंडिया है, चाइना है, वहाँ पे यूएस है, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, कनाडा है। तो वाक़ई ऐसा है या नहीं? इस हवाले से बात करेंगे और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमें जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम यूएस, डॉक्टर मुक़्तदिर खान साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू वेरी मच फ़खर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम और नमस्कारम। तकरीबन 2 महीने के बाद आ रहा हूँ, मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब खुद कुछ चीज़ों में पहले यूएस में, उसके बाद कुछ और जगहों पे, कुछ और कंट्रीज़ में काफ़ी बिज़ी रहे। ख़ैर उस हवाले से भी कभी उनसे बात होगी। लेकिन डॉक्टर साहब एक चीज़ हमने कनाडा का देखा, कनाडन प्राइम मिनिस्टर ने बात की, स्पीच की बल्कि पार्लियामेंट में। उसके बाद यूएस वाली खबर अभी कुछ दिन पहले आई। जी। सर क्या देख रहे हैं कि ये हो क्या रहा है? क्योंकि सिख कम्युनिटी भी एक बड़ी तादाद में रहती है, उसमें से कुछ यकीनन खालिस्तान मूवमेंट के भी लोग होते होंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हुई है? वाक़ई ऐसा है जिस तरह कनाडा ने बताया, फिर उसके बाद यूएस ने, लेकिन यूएस ने शायद थोड़ा-सा ऐसा लगा कि थोड़ा-सा एक्सेलेरेटर पे पाँव नहीं रखा, थोड़ा-सा तरीके से चीज़ों को मैनेज किया और कनाडा ने बड़ा एक जिसे कहते हैं फ्रंट फुट पे जाने की कोशिश की, लेकिन गालिबन नाकाम ही हुई। देखिए सर, अ, जो ह्यूमन माइंड है ना, हमको हमको कहानी शुरू से सुनने की आदत है, और देन वी लिसन टू द मिडल एंड टुवर्ड्स द एंड। लेकिन बीच में ना लोग फ़िल्में ऐसे बनाने लगे कि मिडल में स्टार्ट करने लगे। फिर बाद में जाके वो शुरू का हिस्सा जो है सो वो ख्वाब में या इसी डिस्कशन में बताते हैं। तो ये स्टोरी भी ऐसी है कि हमें बीच से शुरू हुई, वी डिड नॉट नो द बिगिनिंग, वी राइट। डिड नॉट नो। मिसाल के तौर पे जी। ये जितना कनाडा का चक्कर चल रहा था ना, ट्रूडो ने जो पार्लियामेंट में अनाउंस किया, फिर उसके बाद डिप्लोमेट्स की जो बैक एंड फोर्थ हुई, फिर इंडिया ने जो वीजे बंद कर दिए, सो देयर वर मेनी बैक एंड फोर्थ। मैंने इसके ऊपर कई शोज भी किए। एक शो का नाम था कनाडा टिट इंडिया टैट 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 कहकर, मैंने मतलब वो एक दे रहा तो इंडिया 3 दे रहा था, 3 दिन बिल्कुल। बट ये सारे चीजों से हमको ये भी पता चला था, ये सब अक्टूबर के बाद होने लगे, बट हमको ये भी बाद में पता चला कि सितंबर 4 तारीख को जब G20 की समिट हुई थी, जब जो बाइडेन और ट्रूडो की मुलाकात मोदी के साथ हुई थी, जिसमें उन्होंने दे हैड रेज दिस इशू। और फिर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कनाडा के, उन्होंने भी अजीत डोवल से 2-3 बार पहले भी मिल चुके थे G20 समिट से पहले, फिर G20 समिट में भी उनकी बायलैटरल हुई, ऑन विच दिस इशू वाज रेज्ड। ट्रूडो वांटेड अ वन ऑन वन विद मोदी, जो उनको नहीं मिला। तो ये सारे डिस्कशन में हमको किसी ने ये नहीं बताया कि जो अमेरिका का केस था वो भी डिस्कस हो रहा था। सो सही। एंड सडनली पिछले हफ्ते जब यूएस का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो यहाँ पे जो फेडरल पुलिस फोर्स कह सकते हैं या लॉ अथॉरिटीज है, उन्होंने एक सील्ड इंडाइटमेंट फाइल की है कोर्ट में। तो जो इंडाइटमेंट होता है अमेरिका में, आई डोंट नो वेदर वो इंडिया पाकिस्तान में करते हैं या नहीं, बट इट इज ए रिक्वेस्ट टू द कोर्ट सेइंग कि ये हादसा हुआ है, हमारे पास ये सबूत है, और इन शख्सों को हम समझते हैं कि दे आर गिल्टी, हम इनको चार्ज करना चाहते हैं। तो अगर वो उसके कई प्रोसेस है, बट इवेंचुअली वहां से केस शुरू हो जाता, समझे आप, राइट? सो द यूएस ने उसे सील्ड
कर दिया वो इंडाइटमेंट, यानी इंडाइटमेंट है, सो वी नो दैट द यूएस हैज प्रिलिमिनरी केस बिल्ड कर चुके हैं। अलबत्ता कनाडा का जो केस है तो उसमें ये हुआ कि जो निज्जर वाला केस है वहां पे मर्डर हो गया, और यहाँ पर ये पन्नो है, जी, गुरपत वांट सिंह पन्नो जो है, जो सीक्स फॉर जस्टिस का जो वो बेसिकली इट्स ए वन मैन ऑपरेशन, और वो बेसिकली इज एन एक्टिविस्ट कहिए या सेपरेटिस्ट कहिए, और उसके भी मारने की कोशिश की गई यहाँ पर, एंड दे आर सेइंग कि एफबीआई ने इसे फॉइल कर दिया। अब ये फॉइल के कई मतलब निकल सकते हैं, यानी एक्चुअली वारदात होते वक्त उसे रोका गया, या ये पता चल गया कि एफबीआई को पता चल गया इसलिए उन्होंने वो अबॉर्ट कर दिया। ये सब चीज़ें क्लियर नहीं है। अलबत्ता दो शख्स को आइडेंटिफाई किया है यूएस गवर्नमेंट, एक वापस इंडिया चला गया है और एक शायद यूएस में अभी भी है। तो ये जब फाइल हुआ, तो अब तक तो इंडिया तो पूरी तरह से डिनाई कर रही थी कि ये एब्सर्ड है, हम ये नहीं करते वगैरह वगैरह, और ये हिंट आ रहा था कि पंजाब में बहुत गैंगस्टरिज्म बहुत है, ड्रग एडिक्ट्स है, गन रनिंग चलती रहती है, उस पे ओवरलैप होते हैं, तो वो कभी दिन में टेररिस्ट, शाम को गन रनर माफिया, इस तरह की चीज़ें हैं, और ये गैंगलैंड वॉरफेयर के वजह से भी मारे जा सकते हैं। और इंडिया में एक बिश्नोई नाम का बंदा बैठा हुआ है जेल में, जो बंद है, वो बयानात देते रहता कि मैंने मरवाया इस तरह की। जी, बट इंडिया बेसिकली डिसमिस्ड कनाडा के एलिगेशंस, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि व्हाइल इट वाज डूइंग दिस, आपको पता होगा कि कई बार ब्लिंकन की मुलाकात हुई जयशंकर साहब के साथ, डीसी बिल्कुल। में भी हुई और फिर दिल्ली में भी हुई, एंड ईच टाइम ही सेड दैट वी आर रिक्वेस्टिंग इंडिया, वी आर आस्किंग दैट इंडिया कोऑपरेट विद कनाडा वगैरह। लेकिन they were also discussing the Panno case and the US case, उस पे कोई पब्लिक स्टेटमेंट्स ही नहीं हुए थे। मेरी ये असेसमेंट है कि the US was giving India full opportunity to resolve this issue behind scenes, तक वो लाना ही नहीं चाह रहे थे बाद में, क्योंकि जो इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात जो करीब होते जा रहे हैं, उसके जो क्रिटिक्स हैं यहाँ पर वाशिंगटन में, उनको एक छड़ी मिल गई ना जिससे पिटाई कर सकते हैं, बिल्कुल। रेजिंग द इशू के कि क्या इंडिया इज अ रिलायबल पार्टनर और नॉट। अगर वो अमेरिका की ही जमीन पर अमेरिकन सिटीजन्स को मारेगा तो उसे आप एलाई कैसा कह सकते हैं? दिस इज द इशू दैट इज रेजिंग। और अगर इंडिया को शिकायत है कि अमेरिका इज शील्डिंग, तो इंडिया ले एक्शन। तो क्या इंडिया उस तरह के एक्शंस लेगी अमेरिका के खिलाफ जिस तरह वो कनाडा के खिलाफ एक्शन लेती है? ऑब्वियसली नॉट। सो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो आपने शायद खबर नहीं सुनी है, इंडिया हैज अनाउंस्ड कि इट इज सेटिंग अप एन इंक्वायरी, a high level inquiry which will investigate all the, तो जो यूएस के जो एलिगेशंस हैं उसको वो सीरियस ले रहे हैं। और जो पब्लिक में जो खबर है ना, फखर साहब, सिर्फ एक आर्टिकल है हमारे पास जो फाइनेंशियल टाइम्स में पब्लिश हुआ, जी, और उसके बाद जो इंडियन मीडिया में जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसके अलावा वी डोंट रियली हैव एनीथिंग एक्स्ट्रा फ्रॉम द यूएस। हमको उनके नाम भी नहीं पता, वी डोंट नो हाउ सीरियस द एलिगेशन था। फाइनेंशियल टाइम में एक दो ऐसे सेंटेंसेस इस्तेमाल किए गए जिसमें वन, द यूएस वार्न्स इंडिया, यानी इंडिया को वार्निंग दी, लाइक व्हाट इज द वार्निंग टू इंडिया? इंडिया को क्यों वार्निंग दी? इंडिया इज जो अरिंदम बागची जो इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ जी, एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्पोक्स पर्सन है, उनके बातों से ऐसा लग रहा है कि इंडिया थिंक्स के अच्छा, तो ये गैंगस्टर्स की फाइटिंग हो रही है, ये गैंगस्टर्स शायद इंडिया से है, एंड अमेरिका वांट्स आवर हेल्प टू रिजॉल्व दिस इशू। तो फिर इसमें इंडिया को वार्निंग देने की क्या जरूरत थी? मतलब 2-3 दिन पहले एक इंडियन स्टूडेंट को किसी ने गोली मार दी, एक यहाँ पर पीएचडी स्टूडेंट को। तो इंडियन एम्बेसी इज नॉट इशूइंग स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया, यूएस इज नॉट गिविंग वार्निंग टू द यूएस कि क्या हो रहा है तुम्हारे पास, हमारे स्टूडेंट्स क्यों मारे जा रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी रिकॉग्नाइजेस दैट इट्स वन ऑफ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी है, वो इट्स नथिंग टू डू विद जियोपॉलिटिक्स या एस्पियोनेज। सो अभी भी देयर इज नॉट मच क्लैरिटी, और आई थिंक अमेरिकन्स कह रहे हैं कि जो लीक्ड सोर्सेस हैं वो कह रहे हैं कि दे आर वेटिंग फॉर द कनाडा का केस कंप्लीट हो जाए। जब कनाडा फाइल करेगा इंडाइटमेंट, तो शायद दोनों इंडाइटमेंट्स ओपन हो जाएंगे जब शायद पब्लिक के मंजर आम पे ये बात आ जाएगी कि क्या है। लेकिन राइट। आपने देखा होगा जी, कि पिछले 1.5 साल में, 2 साल में, इंडिया के खिलाफ जितने भी सो कॉल्ड टेररिस्ट कह लें आप उनको,
एक्टिविस्ट कह लें, जिन्होंने भी इंडिया के, जो इंडिया के दुश्मन है खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर, कश्मीरी मूवमेंट को लेकर, वो मर रहे हैं। हाँ, और पाकिस्तान में तो कई ऐसे असैसिनेशंस हुए, मेरे ख्याल बिल्कुल। से 10 से ज्यादा हो चुके हैं, 10 या 12 हुए हैं अभी तक। दोनों मिला के, मतलब जी, खालिस्तानी और कश्मीरी के मिला के। और जी। कह रहे हैं कि इंग्लैंड में भी एक खालिस्तानी मर गया, जिसकी डेथ इज सीन एज मिस्टीरियस, यानी ही कुड हैव बीन पॉइजन्ड, कह रहे हैं मिस्टीरियस हुँ, सर्कमस्टांसेस में मरा। तो इंडिया की जो इस तरह के यूट्यूब चैनल्स हैं, मीडिया वगैरह, तो उसे ऐसा जबरदस्त कह रहे हैं कि दिस इज इंडिया डूइंग इट, इंडिया अपने, ये नई इंडिया है जो अपने दुश्मनों को इज ट्राइंग टू डू दैट। इंडिया की गवर्नमेंट उसे कंटिन्यूअसली डिनाई कर रही है। जी। बाज लोग इसे अमेरिका के साथ कंपेयर करते हैं, बट अमेरिका ने जब बिन लादेन को मारा और फिर सुलेमानी को मारा, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे दिन अनाउंस कर दिया ना, ये हुँ, हमने बिन लादेन को मारा। हुँ, ये उसके बाद मूवीज भी बनाए कि कैसा मारा। So it's an analogy, but it's not the same. India is denying any role. So हुँ, मुझे लगता है कि जो इंडिया के क्रिटिक्स हैं इन द यूएस पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट, उनसे बचने के लिए द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी जो रिलेशनशिप है इंडिया को उसे मजबूत रखने के लिए, उसकी हिफाजत करने के लिए, डिड नॉट रेज दिस इशू एट ऑल। ये इशू मेरे ख्याल से, अगर इंडिया कनाडा के साथ इतना एग्रेसिव नहीं होती, तो शायद ये मसला कोर्ट तक भी नहीं आता। ये तीनों मुल्क बैठकर दे शुड हैव रिजॉल्व्ड इट राइट अवे। बट आई डोंट नो हुँ, व्हाई दे आर डूइंग दिस। और मुझे खदशा ये है कि अगर ये रिजॉल्व नहीं होता और हम इलेक्शन साइकिल में आ जाते हैं ना, तो मजबूरन सख्त अल्फाज शायद दोनों तरफ से इस्तेमाल हो जाए, क्योंकि दोनों मुल्क इलेक्शन में है। अगर हुँ, मीडिया में ऐसा लग रहा है कि अमेरिका के दबाव के अंडर इंडिया झुक रहा है, तो जो अपोजिशन पार्टीज है इंडिया में, कांग्रेस हुँ, वगैरह, तो वो तो कहेंगे कि भाई मोदी जी, आपका 56 इंच का सीना कहाँ गया, हवा हुँ, उतर गई, हुँ। राइट। सो ही इज गोइंग टू टेक अ टफ स्टांस टू प्रूव दैट ही इज मच मैन ना। अब तो वो हवाई जहाज भी चला रहे हैं ना, जेट फाइटर्स में फिर रहे बिल्कुल, हैं। तेजस चलाया अभी और एग्ज़ैक्टली कोई 30-40 मिनट की। So, but the Biden will also be under pressure to look tough. बाइडेन के साथ यहाँ पे बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है बाइडेन का इंडिया पॉलिसी पर, कि इंडिया की जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस है, खासतौर से माइनॉरिटीज को लेकर, खासतौर से मणिपुर के बाद बहुत लोग इस बाइडेन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप बातें तो बड़े करते हैं ह्यूमन राइट्स के, आप उसे सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं, और अब इसराइल के जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वॉर क्राइम्स हो रहे हैं, उसको भी बाइडेन ने रेड लाइट भी किया था। मैं कहा था कि देयर आर नो रेड रेड लाइंस। तो देयर इज गोइंग टू बी लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑफ बाइडेन। मतलब ऑलरेडी शुरू हो गया। कल हमारी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा पैनल था, तो उस पे तो मैं आई वाज आल्सो वन ऑफ द स्पीकर्स, एंड आई वाज वेरी क्रिटिकल। मैं जब मिडल ईस्ट और यूरोपियन स्कॉलर्स से मिला इस्तांबुल में और मैसेडोनिया में, तो वहां पे मेरी काफी खिंचाई हो रही थी, बिकॉज दे वर ट्रीटिंग मी एज इफ आई एम बाइडेन। मैं बोला, यार मैं बाइडेन के स्टेट से आता हूँ, उसके घर के करीब रहता हूँ, लेकिन आई एम नॉट बाइडेन, हालांकि मैंने वोट तो दिया है। तो एक नया निकनेम शुरू कर दिया है वहां पर बाइडेन के लिए, जेनोसाइड जो कह रहे हैं उसको, यूरोप में भी और मिडल ईस्ट में भी। सो दे आर गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल ऑफ हिम। सो आई थिंक इट इज इन द इंटरेस्ट इंडिया के भी और अमेरिका के भी, क्योंकि ये चाइना को लेकर जो, क्वाड को लेकर जो इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी है, जी, बिल्कुल। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोथ यूएस के लिए भी, इंडिया के लिए भी, सिक्योरिटी की नजर से। सो यू डोंट वांट टू, इट्स लाइक सेइंग कि यार पान में कत्था ज्यादा आ गया, उसके वजह से बिरयानी क्यों खराब करें, आप खीर क्यों खराब कर रहे हैं। बिल्कुल, फेंके पान को, दूसरा एग्ज़ैक्टली। पान लेकर आए, ये ब्लडी पन्नो। एक हुँ, इज नॉट वर्थ इट। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ मतलब बड़े क्लोज़ रहे हैं, अभी भी बड़े क्लोज़ टाइज़ हैं, अभी 2+2 हुआ, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मतलब दैट वाज सच एन इम्पोर्टेंट थिंग कि या ये जंग चल रही है, वो यूक्रेन की जंग, उसके बावजूद द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्रेटरीज cabinet, they took out time and they went and या had a serious discussion बिल्कुल। in India। लेकिन वहां पे भी ब्लिंकन ने फिर, आपको याद है, he said it again कि इंडिया must cooperate with Canada।
राइट। हाँ। अच्छा तो सर ये ताल्लुकात पे या क्या मतलब जिस तरह आपने कहा कि इन तीनों को इकट्ठा बैठ के ये सॉर्ट आउट करना चाहिए था बजाय इसके कि ये बात बाहर आई और ये सारा कुछ हुआ। अभी आपको लगता है कि इन फ्यूचर क्योंकि इंडिया भी यकीनन अपनी पॉलिसी को जो फॉरेन पॉलिसी है उसको मेरे ख्याल में बड़ा केयरफुली लेके चल रहा होता है। आपने कहा कि मुख्तलिफ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं काफ़ी सारी चीज़ों को यूएस में, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम बात करें या देखें तो अभी तक काफ़ी मतलब कामयाब रहे हैं यूरोपीय यूनियन के साथ हो या यूएस के साथ हो। तो इसकी वजह से कुछ दंड पड़ सकता है या नहीं मतलब ये हो तो जाएगा, नॉर्मल देखिए, हो जाएँगी सिचुएशन? इंडिया की जो डिप्लोमेसी है ऑन द इश्यू ऑफ खालिस्तानी मूवमेंट, दैट हैज फेल्ड। ओके। 1980 से, इंदिरा गांधी के जमाने से, इंडिया हैज बीन लॉबिंग कनाडा टू डू समथिंग अबाउट खालिस्तान सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स। इंदिरा गांधी ने कई लेटर्स लिखे, कोशिशें की, डेलीगेशंस आए, डिप्लोमेट्स आए, ट्रूडो के फादर भी इन्वॉल्व थे। सो हुँ। सो सो इंडियाज डिप्लोमेसी विद कनाडा हैज नॉट वर्कड। और यूएस में उतना बड़ा इश्यू नहीं है ये, अनटिल ये पन्नो डुअल सिटीजनशिप बन गया ना। वो कैनेडियन सिटीजन भी है, यूएस सिटीजन भी है, वो दोनों साइड ऑफ द बॉर्डर रहता है। मेरे ख्याल से यहाँ पे वो फंड रेजिंग के लिए ज़्यादा रहता है। और आपको याद होगा पिछले 2-3 साल में एक अजीब से वाकयात हुए, वेयर इंडियन हाई कमिश्नर पे हमला हुआ, फिर सैन फ्रांसिस्को की कॉन्सुलेट में हमला हुआ इंडिया की, फिर हिंदू टेम्पल्स पे ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ। बिल्कुल। और फिर कनाडा में तो धमकियां भी दी गई इंडियन डिप्लो। सो इंडिया इज फ्रस्ट्रेटेड कि ये मुल्क मतलब ये जो फाइव आइज के ये जो 4 मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया, हुँ, इंग्लैंड, कनाडा और यूएस, ये चारों मुल्क एक किस्म से आर प्रोवाइडिंग सम काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द खालिस्तानीज। और उस प्रोटेक्शन के हुँ। वजह से जैसे कि भाई पन्नो धमकी देता है कि इट्स नॉट सेफ टू फ्लाई ऑन। या अच्छा, ये जो धमकी दी उसने, ये धमकी बाद में दी, इस केस के बाद में। वी मस्ट ऑल्सो कीप इन माइंड के पन्नो को ये पता था कि ये सारा चल रहा है, बिकॉज एफबीआई ने उसे वार्निंग दी थी। सो ही न्यू कि ये इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं। तो जब वो एटलीस्ट एफबीआई उसको बुलाना तो चाहिए था कि क्या, व्हाट डिड यू मीन बाय दिस, बिकॉज ही इज थ्रेटनिंग टेररिज्म। इस तरह से या लगा ना कि इट्स नॉट सेफ टू डेफिनिटली। ट्रैवल ऑन एयर इंडिया। तो एटलीस्ट उसको इंटरव्यू भी करना चाह रहा। हो सकता है कि उसको इंटरव्यू किया है एफबीआई ने, एंड वी डोंट नो दैट, बट इंडिया नोज इट, बिकॉज इंडिया जब पूछेगी तो यूएस ने जवाब दिया होगा। सो बट द इंडिया का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ते जा रहा है कि ये लोग यहाँ पे बैठकर फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल करते हुए, व्हेन इंडियंस आर सीइंग के इसराइल के मसले पर किसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है यहाँ पर अमेरिका, राइट? तो फिर खालिस्तान के मसले पर क्यों है? जी। सो इंडिया इज फ्रस्ट्रेटेड एंड मेरे पास तो कोई मतलब आई कैन स्पेक्युलेट कि शायद ओके। ये मार रहे हैं, बट आई डोंट नो। मतलब पाकिस्तान में तो व्हाट आई आल्सो डोंट अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान ने मसला क्यों नहीं उठाया हुँ। कि नहीं उसके बाद। पाकिस्तान अभी कह रहा है अभी कुछ दिन पहले भी फ़ॉरेन ऑफ़िस की स्पोक्सपर्सन ने शायद ये बात की कि इंडिया इस तरह की चीज़ें कर रहा है बाकी दुनिया में जाकर। मतलब लेकिन बहुत ज़्यादा वो जो रात को हाइलाइट भी, किया जाता है और बड़ा वो एक वो होता है तो वो लेकिन वाली एक चीज़ भी नहीं हुई। केस सॉल्व नहीं हुआ ना सर, आपके पास एक भी बंदा पकड़ा नहीं गया। 12 नहीं, लोग हलाक नहीं, हो नहीं, गए। नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ क्योंकि अभी मतलब लास्ट अगर 1 ईयर को देखा जाए तो कराची में रावलपिंडी में 2 केसेज़ हुए, 2 कराची में हुए 1 या 2 कश्मीर में हुए और 3 गालिबन खैबर पख्तूनख्वा में हुए। तो टोटल मिला के शायद 8 या 9 लोग ऐसे थे कि जिनको मतलब कहते हैं अननोन गनमैन ने मार दिया, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं चला। अच्छा सर, जो खालिस्तान मूवमेंट ऐसा तो नहीं है कि वेस्टर्न वर्ल्ड जो है ऑस्ट्रेलिया जो फाइव आइज़ जिनको कह रहे हैं, कि वो यूज़ कर रहा हूँ एज़ अ टूल कि भाई हमने जब हमें ज़रूरत होगी, यहाँ से इनको थोड़ा-सा बूस्ट कर लिया देखिए, और प्रेशर इतना आ गया। ज्यादा इन्वेस्ट किया है यूएस ने इंडिया में पिछले 2 साल में। ओके, राइट। मतलब आप पिछले 2 साल से खीर पका रहे हैं, फिर उसमें नमक क्यों डालेंगे आप? राइट, राइट, ठीक। पता नहीं, आज मुझे खीर बहुत याद आ रही है। आपको खानी चाहिए।
मतलब जेट लैग का असर है, जेट लैग का असर है। जी, बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ थोड़ा-सा अभी ये बात हो रही है कि जी पावर जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है आहिस्ता-आहिस्ता से। चाइना है, इंडिया है फिर ख़ैर रशिया तो एक और साइड पे है लेकिन चलें इस मतलब है इधर। लेकिन ये 2 कंट्रीज़ तो यहाँ इस रीजन में एशिया में। वाक़ई ऐसा है कि ऑफ कोर्स, हम जो बातें कर रहे हैं मतलब दिस इज़ वेरी ट्रू। जो अंडर ओबामा, सो वी आर लुकिंग एट मोर देन तकरीबन 8 साल पहले, इससे पहले की बात। तो सडन रियलाइजेशन हुआ कि द सेंटर ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी का जो एपिसेंटर है, वो ट्रांस अटलांटिक रीजन से शिफ्ट हो गया इनटू द पैसिफिक रीजन। ओके, तो अमेरिका को अगर आप नक्शा देखते हैं अमेरिका का, तो इस तरफ यूरोप है, जी। इस तरफ एशिया है, इधर अटलांटिक है, इधर पैसिफिक है, राइट। तो अमेरिका का जो किबला था वो इस तरफ था, सही। नेटो, यूरोप, पुरानी यूरोप की हिस्ट्री तरफ। वगैरह। बट अंडर ओबामा दे टर्न, हुँ। जैसा हुजूर मूव हो गया था ना जेरूसलम से मक्का, बिल्कुल, या खाना काबा तो की तरफ, ये यूरोप से पलट के मुड़ गए एशिया। टुवर्ड्स एशिया। तो पिवट टू एशिया वाज ओबामा स्ट्रेटजी कि भाई असल एक्शन तो यहाँ पर है, द हुँ, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज यहाँ पर है। तो अगर आप वर्ल्ड की जो विदाउट एडजस्टिंग फॉर परचेजिंग पावर अगर इकोनॉमीज देखते हैं, तो वर्ल्ड के जो टॉप 5 इकोनॉमीज है उसमें से 3 एशिया में है। सही। और सिर्फ जर्मनी है। और जर्मनी से उतना प्यार नहीं है अमेरिका को, तो जर्मनी के खातिर इधर क्यों देख रहा है जब चाइना, जापान, इंडिया इस तरफ है। तो द पिवट टू एशिया इज देयर, बट नॉट ओनली दैट, इंडोनेशिया इज रैपिडली तेजी से बढ़ रहा है, या मलेशिया बढ़ रहा है, वियतनाम बढ़ रहा है, ताइवान भी इधर है, ताइवान है, यस, साउथ बिल्कुल। कोरिया भी है। तो सारा का सारा एक्शन जो है सो यहाँ पर है। तो एशिया हैज मिस्ड इट्स गोल, बट एशिया की जो इकोनॉमी है नाउ इज बिगर देन यूएस एंड बिगर देन ईयू। हुँ, सही। तकरीबन 30-40 ट्रिलियन डॉलर हो गई है ना एशिया की का। इंडिया चाइना कोई अगर आप ले लें तो इंडिया तो खैर 3 ही है, चाइना की जो 19 है, तो 20 तो ये 2 ही मुल्क हो गए, फिर जापान को ऐड कर ले 5 तो 25 हो जाती है, तो 30-35 ट्रिलियन से ज्यादा है। बिल्कुल, तो एशिया इज बिगर देन द यूएस, एशिया इज बिगर देन यूरोप, और अनकरीब एशिया विल बिकम बिगर देन यूएस एंड यूरोप कंबाइंड। ओके। हाँ, राइट, तो राइट, राइट। द होल एक्शन इज हियर, इसलिए ये इंडो पैसिफिक को ट्रम्प ने इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी बना दी, बिकॉज सारा ट्रेड इधर से जा रहा है, ह्यूज परसेंटेज ऑफ ग्लोबल ट्रेड। तो इकोनॉमिक पावर तो जरूर शिफ्ट हो गया है। अब मिलिट्री पावर का चक्कर ऐसा है, अगर आप देखें तो यूरोप में सिर्फ 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं, जी, अपने मोहल्ले में 3 है। बिल्कुल। राइट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इंडिया, एग्ज़ैक्टली। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। पाकिस्तान और चाइना। हाँ, और फिर उधर नॉर्थ कोरिया भी है। जी, तो 4 न्यूक्लियर पावर्स हो गए ना एशिया में। बिल्कुल, So बिल्कुल। in terms of military power, also I think Asia is becoming more powerful. So you can say that it is shifting east, no doubt. BRICS को देख लें आप, तकरीबन 60 very high percentage of the global GDP is part एग्ज़ैक्टली, of BRICS. बिल्कुल, SCO को ले लें आप, Shanghai Cooperation Organization. बिल्कुल। लेकिन still the US is still the key, the US is still dominating. लेकिन उस हद तक नहीं है। और यूएस, और अगर आप यूरोप को साथ ले लें तो अभी भी दे आर 40% ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी, और 3 न्यूक्लियर पावर्स है, बट 3 सिक्योरिटी काउंसिल के वीटोस है। एशिया के पास सिर्फ एक है, चाइना, चाइना। यस। सो इन दैट सेंस के गवर्नेंस में उतना रोल नहीं है एशिया का, लेकिन इकोनॉमी और डिफेंस में आई थिंक दे आर बिग। अगर आप ग्रोइंग मिलिट्री बजट्स के हिसाब से देखें तो जी, तो थर्ड बिगेस्ट बजट ऑफ इंडिया और सऊदी अरेबिया टॉगल हो रहे हैं। या थर्ड फोर्थ इंडिया और सेकंड चाइना है, तो आप सेकंड थर्ड फोर्थ बजट, और उसके बाद जापान ले लें तो टॉप 5 में शायद 4 एशियन पावर्स हैं। बिल्कुल,
बिल्कुल सही। और मेरे ख़्याल में इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि क्योंकि ये बातें हम सुनते तो आ रहे थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है जिस तरह आपने भी बताया कि अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए, फिर 3 न्यूक्लियर पावर्स इसी रीजन में हैं, बल्कि एक-दूसरे के साथ दीवारें जो है जुड़ी हुई हैं, चाइना, पाकिस्तान और इंडिया का। तो ये इकोनॉमी सारी चीज़। 2 जी, किस्म जी। की है। जी, एक इकोनॉमीज़ जो है कंज़म्पशन करती है, एक एक्सपोर्ट करती है। बिल्कुल सही। तो जर्मनी और जापान की जो इकोनॉमीज़ हैं, दे आर एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमीज़। अगर अमेरिका का कंज़म्पशन खत्म हो गया तो ये 2 इकोनॉमीज़ उतर जाएँगी। लेकिन जो बिल्कुल, बाकी के एशियन इकोनॉमीज़ है, दे आर बिकॉज़ ऑफ द पॉपुलेशन दे आल्सो कंज़्यूम देमसेल्व्स। वो डोमेस्टिक मार्केट के बेसिस पे ग्रो भी हो सकते हैं और दे आर आल्सो एन अट्रैक्शन। इंडिया का आबादी 4 यूरोपियन यूनियन के बराबर है। बिल्कुल सही। एग्ज़ैक्टली। यूरोप की पॉपुलेशन इज़ 450 कुछ है मिलियन। मिलियन। या उसको 4 टाइम कर लें, इंडिया इज़ राइट नाउ 1400, साढ़े 3 गुना बड़ी है। तो इन बिल्कुल टर्म्स सही। ऑफ पीपल, in terms of consumers, potential students for international universities, अगर सब बंदे के पास एक एक कार आने लगी तो सोचिए आप कितने टेस्लास बेच सकते हैं आप इंडिया में। टेस्लास बेच चाइना सकते का हैं। भी वही हिसाब है, तकरीबन वो भी 1 बिलियन है, तो इंडिया चाइना मिलाए तो 2.5 बिलियन तो यहीं हो गए ना लोग। सो इट्स ऑल्सो ए बिग मार्केट, सो इट्स ए बिग इकोनॉमी, बिग मार्केट, बिग डिफेंस, टैलेंट पूल ज्यादा है, यंग पॉपुलेशन है। सो ज़्यादा। मतलब दे हैव ऑल द थिंग्स गोइंग इन द फेवर ऑफ एशिया। बिल्कुल सर, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, अगर बांग्लादेश, पाकिस्तान की पॉपुलेशन को भी हाँ, ऐड किया तो जाए, तो I mean, शायद Bangladesh is also becoming an economically या exciting place। मैं कभी एक आध शो करूंगा। मैं थोड़ा चिढ़ावा हूँ कि साउथ अफ्रीका क्यों है भाई G20 में। साउथ अफ्रीका इज नॉट इन द टॉप 25 इकोनॉमीज। इट्स एन हुँ, इम्पोर्टेंट कंट्री, ये मानता हूँ मैं फ्रॉम या पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव, बिल्कुल वो सही, ब्रिक्स में भी बिल्कुल। है। लेकिन बांग्लादेश इज अ बिगर इकोनॉमी देन साउथ अफ्रीका, बट दे आर नॉट द बट पार्ट दे आर ऑफ द नॉट इन द G20। टॉप, मतलब वो या G20 पे नहीं है। एग्ज़ैक्टली, हाँ, G20 में। और पाकिस्तान की जो आबादी है, इट इज प्रोजेक्टेड टू बिकम हाफ अ बिलियन बाय द मिडल ऑफ द नेक्स्ट, मतलब दो 250 तक आप 500 मिलियन हो जाएंगे, यानी डबल हो जाएंगे। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली। सारा का सारे मार्केट्स यहाँ है। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ा भी संभल जाती है तो अभी तो क्या आप कितना है आपका जीडीपी, 250 300 तकरीबन 300 बिलियन डॉलर्स के आस-पास है। है। अगर थोड़ा बहुत या आप संभल गए तो यू विल आल्सो बी वेरी क्लोज टू $1 ट्रिलियन विद द डबलिंग ऑफ द पॉपुलेशन आइंदा 20 साल के अंदर। सो मतलब अगर आप जो फोरकास्ट देखते हैं ना, जहाँ इंडिया थर्ड आती है, जी, पीपल आर नॉट नोटिसिंग पाकिस्तान इज इन द टॉप 10 ऑफ दोज इकोनॉमी फोरकास्ट राइट। के मुताबिक। बिल्कुल। राइट। और पॉसिबल है अगर थोड़ा-सा मतलब पॉलिसीज़ तो को रिवील किया जाए। 2075 में जर्मनी विल बी आउट, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया विल बी आउट ऑफ द टॉप 10 इकोनॉमीज। वेस्ट की हुँ। सिर्फ यूएस रहेगी, बाकी और सारे बाकी खत्म एशियन, हो जाएगी। बाकी नो सारे डाउट। एशियन, नॉट अफ्रीका, नाउ ओनली एशियन कंट्रीज रहेंगे। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ताइवान, राइट, राइट, वियतनाम, राइट। शायद मेक्सिको आ जाए, बिकॉज दे हैव ज़बरदस्त। ए बिग पॉपुलेशन। फिलीपींस की इकोनॉमी बढ़ रही है। या फिलीपींस की आबादी भी बिल्कुल, कुछ 110 मिलियन के करीब है। बिल्कुल सही। वो भी कुछ 400 बिलियन, मतलब वो सेम साइज है जैसा बांग्लादेश की है। तो राइट। बांग्लादेश, ये सारे मुल्क विल इवेंचुअली बिकम बिगर देन फ्रांस एंड वो रशिया की भी इकोनॉमी इज रीजनेबली डूइंग वेल करेंटली। अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे देखें तो टॉप 8 इकोनॉमी में BRIC ये चारों आ जाते हैं। राइट, बिल्कुल सही है। और आपने बिल्कुल सही बात की कि यहाँ पर एक तो पॉपुलेशन रहती है, अगर यहाँ पे जो चीज़ बनती है, तो यहाँ की मार्केट उसके लिए, अगर इंडिया कोई चीज़ बनाता है तो 140 करोड़ लोग वहाँ पे रहते हैं, तो वो अपने इस्तेमाल में भी ला सकते हैं और किसी और को भी अगर उनके पास ज़्यादा है तो दे सकते हैं। सेम लाइक दैट पाकिस्तान है, बांग्लादेश और चाइना भी है। लेकिन पाकिस्तान की मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि हमने अपनी इकोनॉमी को उस तरीके से मतलब एक ट्रैक पे नहीं किया। और अगर कर लें, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, तो मतलब ट्रिलियन को इतना मतलब नामुमकिनात में से नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है कि 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकती है। बेशक थोड़ा-सा टाइम लग जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का। बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। एंड व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में थैंक यू फिर सर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच।